बच्चों, आज से हमारा एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और आज मेरा ग्रेविटेशन का पहला वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगा और यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। जल्दी और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताएंगे। तो मैं फिर से आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है हमारा, ये है इंट्रोडक्शन टू स्पेस साइंस। हम लोग अधिकतर सुनते रहते हैं टीवी पे, न्यूज में, न्यूज़पेपर में या कहीं और से कि आज भारत ने जो है PSLV और GSLV के थ्रू श्रीहरिकोटा से अपने सैटेलाइट या विदेश के सैटेलाइट जो है स्पेस में लॉन्च किए। ठीक, तो ये जो है किस तरीके से लॉन्च होते हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन बिल्कुल ABCD यहाँ पे बताई गई है। ठीक, ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आप में से जो बच्चे स्पेस साइंस की फील्ड में जाएंगे उनको आगे इसके डिटेल के बारे में पढ़ना होगा। यहां पर उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो फेमस साइंटिस्ट न्यूटन साहब के एक लॉ से स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं वहीं से इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहले जो है न्यूटन साहब का लॉ है और बड़ा फेमस लॉ है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए ये लॉ क्या है। बहुत ही इजी लॉ है। इन्होंने बताया कि एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी हो इस यूनिवर्स में, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो दूसरी बॉडी को, जो भी बॉडी है उसको अट्रैक्ट करती है और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास दो बॉडीज हैं। इस तरीके से यहां पे हम बना देते हैं, दो बॉडी है। ठीक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो है r। इनके बीच की हमारी जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा है। इस बॉडी को हम कह सकते हैं ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है और जो है इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि F12, ठीक है, और यहां पर है कि F21, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी ड्यू टू 1। ये इसका मतलब होता है। ठीक, तो ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, किसके? दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2, और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया हमको न्यूटन साहब ने बहुत रिसर्च के बाद। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि प्रोपोर्शनलिटी का जो है साइन हटा करके इक्वल टू का लगाया गया। तो आ गया F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, जहां पर जो G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों SI यूनिट में, जो वैल्यू होती है इसकी G की वैल्यू वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी होती है हमारी वैल्यू। ठीक, अब देखिए थोड़ी देर पहले जो है, सबसे पहले मैं G के बारे में बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो G बच्चों जो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्स में जितनी दूर तक आप चले जाइए वहां सब जगह G की वैल्यू वही है और हर जगह ये वैलिड है। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें G अपना ये पूरा रोल बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले G के, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। मैं डायमेंशन और यूनिट पे बहुत जोर देता हूं, इसलिए देता हूं क्योंकि एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का आता है और यदि हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट ऑफ G क्या होता है। ठीक है,
यूनिट ऑफ जी। तो देखिए हमारा क्या है, एफ बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ का जो है वो है न्यूटन, ठीक, और जो जी का यूनिट हमें निकालना है, इसका यूनिट हो गया केजी, और यहां पर क्या हुआ, यहां लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो देखिए जी का जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा न्यूटन, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट, एसआई यूनिट इसकी ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद हम निकालते हैं डायमेंशन। तो मैंने जब आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप सिर्फ फोर्स का जो है याद रखिए और बाकी सब आप उससे निकाल लीजिएगा, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन से अधिकतर डायमेंशन हमारे निकल जाते हैं। तो देखिए यहां पर भी फोर्स है, तो यहां लिखते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों mLT की पावर -2, ठीक है। यहां हमने लिखा जी का डायमेंशन हमें निकालना है, ठीक, और यहां पर मास का होगा हमारा m, ठीक है, और मास का होगा इस तरीके से m, और नीचे आर स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारा L की पावर 2, इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको अरेंज जब हम करेंगे तो जी का आ जाएगा हमारा mLT की पावर -2, ठीक है, L की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, m की पावर 2, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक। अब जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल डायमेंशन आएगा निकल के वो आएगा m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2, t की पावर -2, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। मैं हर चैप्टर में बताऊंगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको जो है इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर एग्जामिनेशन में आपका गलत नहीं होगा और टाइम भी बचेगा, दोनों चीज है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। अब बात करता हूं मैं फोर्स के बारे में, जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों क्या है हमारा, ये जो फोर्स लगता है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये किसी रूल्स को फॉलो करता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या है फोर्स। सबसे पहले देखिए जितनी बातें बता रहे हैं हर एक बात का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है। ये नहीं कि इसका फोर्स यहां से यहां पे लगेगा, ये सेंटर टू सेंटर लगता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारा जो है अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ये फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स ये नहीं होता है। नंबर 3 होता है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, यानी कि आपको हम बताएं ये इक्वल एंड अपोजिट लगता है। देखिए ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू -F21, ये हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। चौथी बात जो है, अगर इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाए, ठीक है, दो बॉडीज हैं उनके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम, ठीक है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दोनों बॉडीज हमारी अगर रखी हूं वैक्यूम में तो कुछ फोर्स लगेगा, उसको उठा करके हम वाटर में ले जाएं तो भी हमारा फोर्स उतना ही रहेगा कि इसके बीच में क्या रखा है, इससे इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम, कोई भी मीडियम हो उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो पांचवा है हमारी बात, ठीक है, कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली। इसको देख लीजिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली। और छठा जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फोर्स, ठीक है,
significance of this force is only for heavy objects. ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स या हैवी मास हम कह सकते हैं. ठीक है, हैवी मास कह लें वो ज्यादा सही होगा. ठीक है, अब देखिए 6 बातें इस फोर्स की मैंने आपको बताई. इसमें से 4 तो इजी है और आसानी से समझ में आती है. मामला फंसता है 5वें और 6ठे दोनों को जब हम देखते हैं. अभी मैं बताता हूं कि कहां पे क्या फंसता है मामला. सेंट्रल फोर्स है, बात समझ में आ गई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बात समझ में आ गई. न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये भी बात समझ में आ गई. इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम है, ये भी बात समझ में आ गई. ठीक है, यहां पर इसको जरा ध्यान से पढ़िए कि दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली. सबसे पहले बात है कि ये पॉइंट मास के लिए है. और उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फोर्स इज ओनली फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स या हैवी मास, जो भी हम कह लें. मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट मास के लिए है और दूसरी बात कह रहे हैं कि हैवी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए. ये कौन सी बात हुई, यहां पे इसको समझने वाली चीज है. ठीक है, अब देखिए ये लॉ हमारा जो है पॉइंट मासेस के लिए ही है. ठीक है, पॉइंट मासेस के लिए बात बिल्कुल सही है. ठीक, अब क्या होता है हमारा दूसरी बात जो हम कह रहे हैं उस पे आते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फोर्स इज ओनली फॉर हैवी ऑब्जेक्ट. ठीक, अब चलिए इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं जो यहां पे था. स्टेटमेंट ये है इस लॉ का कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए फोर्स. ये पहला हमारा स्टेटमेंट है इसका. और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जहां पर भी आप रहते हो वहां पे कुछ आपके घर कमरे में ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे टीवी होगा, आपका जो है फर्नीचर होगा, बुक्स हैं आपकी. ठीक है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. तो बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि सब दूर दूर सबको आकर के चिपक जाना चाहिए. जब अट्रैक्शन का फोर्स है तो क्यों नहीं चिपकती है. ठीक है, क्यों ये नहीं चिपकती हैं, इसीलिए जो है बात को आपको यहां पे समझना होगा. इन दोनों को रिलेट करना होगा आपस में. और देखिए मैं बताता हूं कि क्यों नहीं चिपकती हैं. ठीक है, क्यों नहीं चिपकती हैं. तो इसको करने के लिए मैं आपको यहां पे बताता हूं और समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है. क्यों ऐसा होता है कि हमारे डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमको मिल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ आते क्यों नहीं है. देखिए क्या होगा, हमारा F है वो है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब सपोज करिए m1 हमारा है 100 kg का और m2 भी हमारा है 100 kg का और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर. तो ये लगेगा. ठीक, ये लगेगा. और G की अभी वैल्यू मैंने जो रखी थी वो था हमारा 10 टू द पावर -11 की रेंज का. वो था हमारा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, इस रेंज का था. ठीक, अब यदि हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो हमारे पास जो रेंज आएगी फोर्स की वो आएगी 10 टू पावर -7 न्यूटन की. ठीक, 10 टू द पावर -7 न्यूटन की हमारे पास फोर्स की रेंज आएगी. और बच्चों ये फोर्स हमारा बहुत कम है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ये होते हुए भी ना के बराबर है. ठीक, ये होते हुए भी ना के बराबर है. अब आप ऐसे समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं. सपोज करिए आप 1 किलो कोई चीज मार्केट से लेने गए. ठीक है, सपोज करिए 1 किलो जो है आप जो है आटा लेने गए. 1 किलो आटा आप लेने गए. ठीक, अब क्या हुआ कि आपने 1 किलो आटा वेट करवा लिया. अब उसमें एक चुटकी आटा और डाल दे तो क्या उस एक चुटकी का सिग्निफिकेंस उस बैलेंस पे आएगा जिसपे आपने 1 किलो लिया था. ठीक है, वो जो एक चुटकी हम और डालेंगे उसका मास होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस आपके बैलेंस पे दिखाई नहीं देगा. ठीक है, जहां पे आपने 1 किलो को वेट किया है. यही इसका मतलब होता है कि होते हुए भी ना होना. इतना कम ये फोर्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आपस में चिपकता नहीं है आकर के. और यही इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता. अब आते हैं, बात करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स. हैवी ऑब्जेक्ट्स का मतलब बच्चों ये नहीं है कि जो है आप जो है पहाड़ की तुलना जो करने लगे दूसरे पहाड़ से. ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे जैसे सन का अट्रैक्शन जो हो रहा है हमारा अर्थ से, या जो है अर्थ का अट्रैक्शन हो रहा है जुपिटर से, या जुपिटर का अट्रैक्शन हो रहा है मार्स से, सैटर्न से, इस टाइप के अट्रैक्शन को, या एक जो है गैलेक्सी का अट्रैक्शन हो रहा है दूसरे गैलेक्सी से, वहां पर जो है ये हैवी ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग ये है. अब आते हैं कि ये हैवी ऑब्जेक्ट्स है तो पॉइंट मास क्यों कहा गया है. ठीक है, अब देखिए इनके बीच की, जैसे सपोज करिए सन और अर्थ का ही जो है एग्जांपल ले लीजिए.
तो सन को यदि हम अर्थ से देखते हैं तो वो हमको छोटा दिखाई देता है, एक्चुअली में वो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है हमारा पृथ्वी से, मतलब अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन वो हमको यहां से छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है। अब यदि सन से अर्थ को देखें तो अर्थ हमारी जो है वो पॉइंट की तरह ही दिखाई देती है, पॉइंट की तरह दिखाई देती है। जैसे कि आपने रात में देखा होगा कि स्टार्स को देखा होगा, तारे निकलते हैं हमारे, होते बहुत बड़े हैं, सन से भी ज्यादा बड़े हैं वो, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट मासेस की तरह हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हैवी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है वो हमारा पॉइंट मास की तरह जो है बिहेव करता है, और वहां पर ये लॉ अप्लीकेबल हो जाता है, और वहां पर ये बात अपना सिग्निफिकेंस छोड़ता है। ठीक है, जब इतने बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में हम इस लॉ को लगाते हैं तो वो अपना सिग्निफिकेंस छोड़ता है। अब कैसे? जैसे सपोज करिए कि यही हमारी जो अर्थ की जो वेट है वो है हमारा 10⁻24 की रेंज का, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो वो 10⁻20 रेंज का हो। ठीक, और उनके बीच में जो हमारा जी है वो आएगा -11 के रेंज का। ठीक, और फिर उसके बाद यदि हम इसको डिवाइड करें, सपोज करिए 10⁻15 की रेंज का हमारा ये लग रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमने सब आके उठा करके बना दिया इतना ढेर सारा। अब देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 41 और ये हुआ 44। तो बच्चों हमारा ऊपर आर ये हो गया 10⁻3 न्यूटन की रेंज का हमारे पास फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कुछ हमारी फील हो रही है कि हाँ ये कुछ है, ये तो फील भी नहीं होगी, और इसीलिए जो है इस फोर्स का सिग्निफिकेंस हैवी ऑब्जेक्ट में आता है, पॉइंट मासेस के लिए होता है। बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूर से एक दूसरे के ऊपर पॉइंट मासेस की तरह देखते हैं, इसलिए यहां पर आकर के ये दोनों बातें इस तरीके से हमारी अप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से अप्लीकेबल होती है। तो ये हुआ बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट और पूरी बात न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ये पूरी बात हुई, ये इसका फार्मूला है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए, और ये सारी की सारी अभी यूज होंगी, और मैं अभी आपको इसका एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, एक एक बात मैं आपकी इसको बताऊंगा और प्रूव कराऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, और जो आपका जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दे रखा है उसमें से हम ना करवा करके आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे कंसेप्ट बेस। ठीक है, कंसेप्ट बेस बताएंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके दे रखे हैं, चलिए उसकी भी बात हल्की सी कर देते हैं और वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा फोर्स है, हमारा फोर्स का जो फार्मूला है वो है F=G m1m2 डिवाइडेड बाई r²। ये फोर्स है हमारा। यहां पर जैसे m1 m2 r f इस टाइप की चीजें हमारे पास है। कभी इसमें हमको m1 m2 दे रखा होगा, r नहीं दिया होगा, f दिया होगा तो r निकालना होगा। कभी हमको जो है f नहीं दिया होगा, r दिया होगा तो जो है f निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, और ये आप लोग खुद कर भी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। और देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुत इजी है लेकिन लुक उसका अलग है, और देखिए वो क्या है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है पहला ये कि हमारे पास ये इस तरीके की एक बॉडी है। ठीक है, इसका रेडियस r है। ठीक है, और ये जिस मटेरियल से बनी है उसकी डेंसिटी हमारी है ρ1, और यहां पर एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, इसका भी रेडियस बच्चों r है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है ρ2। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी r ही है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो r है, ये हमको दे रखा है। तो हमको बताना है कि हमारा जो फोर्स है, जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके। ठीक है, ऑप्शन हमको जो दे रखे हैं वो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है हमारा ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, नंबर 2 ρ1 ρ2 r⁴। ठीक है, और फिर है ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इंटू r², और d है हमारा, ठीक, d है हमारा r² डिवाइडेड बाई ρ1 ρ2। इस तरीके से हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। और देखिए बच्चों हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो हमको निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, ग्रेविटेशनल का जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है ये हमको निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला है हमारा F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं m1 m2 हमारा क्या होगा। यहाँ पे हमको मास तो दे नहीं रखा, लेकिन हमको एक चीज दे रखी है, वो दे रखी है डेंसिटी। तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करके हम निकाल लेंगे मास। तो देखिए हमारा क्या होता है, मास होता है बच्चों हमारा मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए अब मास हमारा क्या है, पहला वाले देखते हैं m1, वॉल्यूम पहले वाले की होगी 4/3 पाई r क्यूब और डेंसिटी उसकी दे रखी है ρ1। ठीक, अब दूसरा मास हमारा होगा, इसी कंसेप्ट को लगाएंगे तो आएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू ρ2, ये दे रखा हमको। ये हो गया हमारा m1, ये हो गया m2, और इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होगा बच्चों, होगा r यानी कि 3r, यानी इनके बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा r इक्वल टू 3r। ठीक, हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा g 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ρ1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू ρ2 डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा हमारा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 g इंटू 4/3 पाई का स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा ρ1 ρ2 r की पावर 6 और नीचे आएगा हमारा 9r स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा नीचे 9r स्क्वायर। इस तरीके से इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या आता है, हमारा आता है g/9 4/3 पाई इसका स्क्वायर है, और देखिए यहां पे क्या होगा, r स्क्वायर से कटेगा तो हो जाएगा r की पावर 4, और यहां पे आ जाएगा ρ1 ρ2 इंटू r की पावर 4, ये हमारा आ गया f। ठीक है, ये हमारा आ गया फोर्स, इस तरीके से फोर्स आ गया। अब देखिए ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हटा करके हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट साइन लगा देते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है ρ1 ρ2 इंटू r की पावर 4, और बच्चों यही इसका आंसर होगा। हम इसको मैच करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से, और देखिए हमारा क्या आता है। तो चारों में से मिलकर के बी वाला हमारा ऑप्शन मिल रहा है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप अच्छे एग्जाम देने जा रहे हो, क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अप्लाई करिए। क्वेश्चन कैसा भी हो 100% आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख कर डरोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन और आते हैं, वो सारे के सारे आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं होता, दम है कंसेप्ट में। तो अब मैं आता हूं अगले कंसेप्ट पे और आपको दिखाता हूं कुछ नई चीजें जिसपे हमारा कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपके IIT JEE और नीट में, वो हमारा जो है आप कर ले जाओगे। ठीक है, वो हमारा आप कर ले जाओगे। अब देखिए क्या हुआ, फिर से जो है दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, r है। यहां तक हमने बात मान ली, और इनिशियली जो है ये रेस्ट पे है। ठीक है, ऐसा हम मानते चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है हमारा रखा हुआ है, तो इनका एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इनके बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इधर लग रहा है और जो इधर लग रहा है, जो कि इसके लिए है F12 और इसके लिए है F21, इस तरीके से हमारा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे भी हमारा कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यदि सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर एक एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो अब जो है
अगर हम इसको एक पूरा सिस्टम मान लें, अगर हम इसको पूरा सिस्टम मान लें, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे हमारा फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चलिए उसकी स्टडी करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन का फोर्स है और सारा इसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का हमारा कंसेप्ट लगने वाला है, सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट पूरा लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो बच्चों हमारा जो है, अगर हम इसको एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि अट्रैक्शन का फोर्स है, वो हमारा हो जाएगा इंटरनल फोर्स। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स के कारण जो है बॉडी में, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आप सेंटर ऑफ मास पे पढ़ भी चुके हो। तो चलिए अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि F12 इक्वल टू माइनस F21, ये सबसे पहले हम यहां पे आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, इधर जो हमारा इस वाली बॉडी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, F12 बराबर है, वो है Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें और इस पे जो है वेक्टर साइन लगाएं, तो सपोज करते हैं ये आई कैप इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए F21 यदि हम देखें इस तरीके से, तो हमारा क्या होगा, ये होगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आई, इस तरीके से हो गया। ठीक है, माइनस आई हो गया। तो अगर आप देखिए तो माइनस इधर आ जाएगा, हो जाएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आई। अब जरा यहां पर दोनों को आप देखिए इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहां पर ये बात बिल्कुल प्रूव होती है कि F12 इक्वल टू माइनस F21, बिल्कुल साफ साफ हमारा यहां पे दिख रहा है। ठीक, अब बात ये आती कि हमारा सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। इसके बाद जस्ट ये बात आती है कि सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो बच्चों FCOM या F नेट हम निकालें, F नेट ऑन COM यदि हम निकालें, तो हमारा होगा F12 प्लस F21, ये हमारा होगा। अब ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, और इक्वल भी है। तो कुल मिलाकर के जब हम माइनस साइन समेत इसको यहां पे रखेंगे इस तरीके से, तो बच्चों ये हमारा ये होगा और ये कट हो जाएगा 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स है वो हमारी हो जाएगी 0। तो ये सबसे पहला कंक्लूजन यहां से ये निकलता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन उनके सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट फोर्स हमारा 0 होता है। ये सबसे पहले पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए बात थोड़ी सी बढ़ाते हैं आगे, और देखिए फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। अब इस बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस बॉडी में अट्रैक्शन होगा, और एक्सेलरेशन होगा, और इस बॉडी में है तो इसमें भी हमारा जो है एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये बात सही है तो एक क्वेश्चन आता है, क्या ये बात भी सही है? ठीक है, अगर ये बात सही है कि F12 इक्वल टू माइनस F21, तो क्या ये बात भी सही है? ये हमसे किसी ने पूछा। ठीक है, तो इसका आपका जवाब जो भी हो, क्योंकि आप तो ऑनलाइन हो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाब यदि किसी ने कह दिया हाँ, तो उसका सवाल हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा गलत। ये बच्चों वैलिड नहीं है, किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। ये वाला सही है, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब कैसे, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीज वैलिड नहीं है, ये गलत है। ये देखिए हमारे पास है F21 की वैल्यू हमारे पास ये इस तरीके से लिखी हुई है, यानी कि होगा कि फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू यदि हम रखें तो हमारा होगा M2A21, ये होगा इस तरीके से, और ये देखिए आ गया Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यदि हम निकालें, देखिए M2 से M2 यहां कट जाएगा और आ जाएगा A21 इक्वल टू माइनस Gm1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए इस वाले फार्मूले में भी हम जो है एक्सेलरेशन निकालते हैं फर्स्ट बॉडी का,
तो इसको यदि हम लिखें तो हमारा आ रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये है। अब यदि हम यहां पे रखें तो ये आ जाएगा हमारा m1a12 इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। m1 से m1 कट गया तो हमारा a12 आया बच्चों, जो आया हुआ है जी m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आ रहा है जी m1 बटे आर स्क्वायर, ये देखिए इसको देखिए बड़े ध्यान से है, और ये आया हमारा जी m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब जो है ये दोनों क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं? यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ m1 है या m2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है अगर आपसे ये कहा जाता है, पूछा जाए कि सही है या गलत है, मतलब वैलिड है या नहीं, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं लगता। ठीक, अब यहां पर ये बात हमारी खत्म हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि हमारा ACOM कितना होगा। ठीक है, ACOM हमारा कितना होगा, अब इस बात को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या हुआ, फोर्स जो है COM का वो आया 0। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम इज 0। ठीक है, अब जब किसी बॉडी पे फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन उस पे 0 होगी, ये बात आपको पता है। तो ACOM हमारा जो है वो हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या होती है, जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अटैक कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उनके इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन इसका भी है इसका भी है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इंडिविजुअल पार्टिकल का हमारा जो है एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये बात यहां से प्रूफ होती है, मैं भी इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं, ये यहां पे कंसेप्ट लगता है। ठीक, अब देखिए मैं इसी बात को प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास का हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन जबकि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो है वो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, वो हमारा इसका एक्सेलरेशन है। तो देखिए किस तरीके से ये होगा। ठीक, अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कुछ इस टाइप की चीज हमारी आएगी। ठीक है, अब देखिए m1 हमने लिखा m1, a1 क्या है, a1 देखिए ये है हमारा। ठीक है, फर्स्ट बॉडी में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हो गया, तो हम इसको लिखेंगे m1 g m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस m2। अब देखिए a2 क्या है, a2 है माइनस जी m1 बाई आर स्क्वायर, तो हम यहां इस तरीके से लिखेंगे माइनस जी m1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आ गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सहूलियत से देखिएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा ACOM। बच्चों देखिए ये आया, दोनों इक्वल है, ये दोनों जाएंगे कट और हो जाएगा 0, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो गया वो हमारा 0, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का हमारा एक्सेलरेशन होगा, अपोजिट होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा जो है वो होगा हमारा 0। ये बात हमारी इतनी यहां पर प्रूफ होती है। इसमें बहुत से क्वेश्चन इतनी देर में मैंने जो आपको बताया, बहुत से क्वेश्चन इस पे बन गए, और अब आपको बात समझ में आ गई, या 2-4 बार आप रिवाइज करोगे वीडियो से तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे कंसेप्ट का। अब आते हैं बात बच्चों, इसको पकड़ते हैं और इससे कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारा बचा वेलोसिटी। अब यदि ACOM 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला हमारा एक्सेलरेशन 0 है, तो बच्चों क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, दो बातें होंगी कि वेलोसिटी हमारी 0 होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी
ऑफ COM डायरेक्टली कह लो, COM की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ COM हमारी कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी ऑफ COM हमारी 0 होगी। यहां पे ये बात निकल के आती है, ये क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि जब किसी बॉडी पे लगने वाला या बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी में चेंज हो नहीं रहा है, यानी वेलोसिटी जो पहले थी वो आगे भी रहेगी। तो क्या हुआ? वेलोसिटी बदली नहीं, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों ये हमारी बात है। लेकिन अगर किसी की वेलोसिटी इनिशियली 0 है तो वो बाद में भी 0 रहेगी, यानी कि यदि बॉडी की पहले से ही रेस्ट में है तो वो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। यहां पर इसमें होता है कंफ्यूजन। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या कंसेप्ट निकला कि इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारी हो जाएगी कांस्टेंट, लेकिन V1 और V2 की वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ होगी और वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। कुछ होगी और वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, ये बात यहां से निकल के आती है। और V1 जो है, V1 कभी भी हमारा V2 के बराबर नहीं होगा, ये कंसेप्ट गलत है। कुल मिलाकर के इतनी बातें यहां से निकल के आई। ठीक है, तो हमारा जो है इन दो बॉडी के बीच में सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन लगेगा, जो वेलोसिटी होगी, उसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया। इसको समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक इसकी समरी लिखवा देता हूं और फिर मैं बात करता हूं आगे की। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं आगे की और फिर देखिए इसमें क्या निकलता है हमारा। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हुआ। सबसे पहले हमने आपको बताया कि F12 इक्वल टू माइनस F21, ये हमारी पहली बात होती है। ठीक, दूसरी बात हो गई कि F नेट या कहें कि FCOM हमारा होगा 0। ठीक है, अब यदि ये है तो हमारा ACOM हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन A21 इज नॉट इक्वल टू A12, ये जो है ये होगा। अब हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा होगा कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन V1 इज नॉट इक्वल टू V2, ये हमेशा वैलिड रहेगा। V1 की वैल्यू डिफरेंट होगी और V2 की वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी। तो ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कंसेप्ट बनता है वो पूरी तरीके से ये है। और इसके ऊपर बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। वो अगर आप मेरी बात समझ गए तो अब आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पीछे देख करके, क्योंकि रिवीजन करने से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। और मैं कहता हूं कि रिवीजन मेक्स डिवीजन, जो रिवीजन करता है उसकी डिवीजन जरूर बनती है। ठीक बच्चों, ये हमारी बात यहाँ पे इसकी पूरी खत्म हुई, फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की। अब बच्चों आते हैं अगली बात पे, जो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये फोर्स हमारी जो है सेंट्रल फोर्स होती है। अब चलिए इसके कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई होता है और कैसे हमसे गलती होती है अगर हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते। ठीक, देखिए बच्चों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये छोटा सा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। इसके बीच की डिस्टेंस ये, मतलब सेंटर ये है, इसके बीच की दूरी हमारी है r, ये है M1 और ये है M2। ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी r। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा F बराबर G M1 M2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये वाली ये बिल्कुल सही है, ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए हमसे गलती कहां होती है। ठीक है, गलती कहां होती है, अगर यही चीज हमको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के दिया हुआ है तो हमसे होगी मिस्टेक। और देखिए मिस्टेक कैसे होती वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक है बॉडी, ठीक, एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है। इस तरीके से हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है बच्चों, और ये एक ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई, ग्राउंड में थोड़ा सा दूर बनाता हूं।
अब ये देखिए एक ये दूसरी बॉडी इस तरीके से है, ये रखी हुई यहां पे। देखिए इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, ठीक है, और इसका रेडियस हमको दे रखा है बच्चों कितना, वो दे रखा है 4r, ठीक, इसका रेडियस हमको दे रखा है 4r, और ये एक दूसरे से 10r की दूरी पे है, ठीक है, 10r की दूरी पे है, ठीक, और इसका मास है बच्चों m1 और इसका मास है m2, ये हमको दे रखा है। तो इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, ये हमको निकालना है। इसी फार्मूले से निकलेगा, ठीक है, इसी फार्मूले से निकलेगा। अब देखिए इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूं मैं इस पे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r कितना है 10r का स्क्वायर, और आंसर आ गया हमारा G m1 m2 डिवाइडेड बाई 100r स्क्वायर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही तो होगा आंसर। बच्चों अगर आपने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आपका आंसर हो गया गलत, आपका आंसर हो गया गलत, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट लगेगा सेंट्रल फोर्सेस का। यहां पर डिस्टेंस जो ली जाती है वो सेंटर से सेंटर के बीच की ली जाती है, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, यही बच्चों इसमें बात थी, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, सेंटर से सेंटर के बीच में रखेंगे, क्योंकि जब ये बॉडी आपकी सीधी रखी थी तो ऐसे लिया था, अब थोड़ा ऊपर नीचे है तो ये थोड़ी डिस्टेंस ले लेंगे, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस अभी भी लेंगे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को आप सपोज कर लीजिए d है, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ये d निकालने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 10r और ये हो जाएगा हमारा 3r, तो जो हमारा d स्क्वायर आएगा वो आएगा 10r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, यानी कि 100r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, यानी 109r स्क्वायर, ये आएगा d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स आएगी हमारी, वो आएगी G m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, और d स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो आई है 109r स्क्वायर, ठीक है, 109r स्क्वायर। बच्चों यहीं पे मिस्टेक होती है और ये नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट ये बताया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है हो जाएगा सॉल्व। पहले 100r स्क्वायर आ रहा था, अब आया 109r स्क्वायर। बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है, बॉडी हमारी कई तरीके से देते हैं, स्क्वायर में भी होती है, लेंथ में भी होती है, ठीक है, कई तरह की बॉडी होती है, तो ये गलती हमको नहीं करनी है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, इसी में हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, और उस क्वेश्चन को देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है, ठीक। सपोज करिए यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड हमारा F है, और इधर भी इसके ऊपर F है। अब हमसे एक क्वेश्चन बताता है, पूरा लिखा होता है कि दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, M1 M2 मास है, और सब कुछ बता दिया कि ये है, R है, फलाना है, ढिमाका, सब बता दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रहा है, तो यहां पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है कितना होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। अब बच्चों यहां पर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को भी कंसीडर करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए सपोज करिए ये एंगल हमारा थीटा है, इस तरीके से ये एंगल हमारा थीटा है, और यहां से हम करेंगे तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, तो ये हो गया N1 और ये हो गया हमारा N2, ठीक है। अब देखिए इसका जो काम करेगा नीचे वो होगा वेट M1G, और इसका वेट हमारा काम करेगा M2G। तो अगर हम इस पे यहां पर देखें तो इस फोर्स को हमको कंसीडर करना पड़ेगा और इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट होगा हमारा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर निकलेगा F sin थीटा, देखिए। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जब करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा हमारा इधर आएगा,
ठीक, तो इसकी यदि हम एफबीडी बनाए तो एफबीडी कुछ इस तरीके से बनेगी कि m1g लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर, ऊपर एक फोर्स और लग रही है, वो लग रही है हमारी एफ साइन थीटा। ठीक है, इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इसकी एफबीडी कुछ इस तरीके से लगेगी, बनेगी। एक फोर्स हमारा हुआ m2g नीचे, फिर नीचे एक फोर्स आ रहा है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, n1 प्लस एफ साइन थीटा बराबर m1g। ठीक है, और जो है इसमें क्या हो जाएगा, n1 आ जाएगा हमारा m1g माइनस एफ साइन थीटा, ये आ गया। और दूसरी बॉडी के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा n2 इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस m2g। ये हमारी जो है दो इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बनेगी जब हम जो है इनके बीच में लगने वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि उसका सिग्निफिकेंस है, तब हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे निकलेगा। अदरवाइज n1 बराबर m1g हमने बहुत पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है बात हुई कंप्लीट, और अब बात मैं करता हूं आगे की। ठीक है, अब बात हम करते हैं आगे की। देखिए आगे अब हमारा क्या इसमें होता है, पूरा कंसेप्ट इसका मैंने लगभग आपको बता दिया। अब आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम बात करते हैं आगे। तो बच्चों अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया कि दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है उसका फार्मूला क्या होता है और क्या क्या उसका कंसेप्ट है। अब यहां पर बात ये पैदा होती है कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट दो से ज्यादा है तो क्या होगा, क्योंकि रियल प्रैक्टिस में सिर्फ दो ऑब्जेक्ट तो होते नहीं, ऑब्जेक्ट बहुत से होते हैं, तो हमारा ये कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करेगा। चलिए आइए इसको सीखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास जो है वो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n पॉइंट मास है, और वो यहां पर इस तरीके से रखे हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और इस तरीके से n पार्टिकल्स हैं, n पॉइंट मासेस हैं, वो एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसकी वजह से भी होगा, इसके ऊपर इसकी वजह से भी होगा, इसके ऊपर जितने हैं उनकी सबकी वजह से होगा। ठीक, तो हमारा जो यहां पर जो नेट फोर्स यहां पे होगा, नेट फोर्स ऑन m1 ड्यू टू ऑल masses प्रेजेंट इन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में जितने भी मासेस हैं उसके कारण किसी एक मास पे जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा इनके इंडिविजुअल फोर्स का सबका वेक्टर सम। हर एक मास के बीच में, जैसे इसके बीच में सपोज करिए हमारा फोर्स F1 है, और इसके बीच में हमारा F2 है, और इसके बीच में हमारा F3 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेट फोर्स होगा बच्चों, F नेट ऑन M1 वो होगा हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, और इस तरीके से Fn इस तरीके से हमारा आएगा, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, सुपरपोजिशन के कंसेप्ट से हम नेट फोर्स सारे मासेस की वजह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ, किस तरीके से मान के चलेंगे कि सपोज करिए हमारे पास सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, और पहले वाले मास के ऊपर हमें F नेट निकालना है। तो F नेट ऑन फर्स्ट मास जो है वो हमारा निकलेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से होता जाएगा, और इस तरीके से जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू n। ये हमारा इस तरीके से आएगा, और इन सब का जो वेक्टर सम होगा ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम होगा वो हमको नेट फोर्स देगा किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे बाकी सारे पार्टिकल्स के कारण। और इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं बाकी अदर पार्टिकल्स के कारण। ये हमारा जो है यहाँ पे इसका कंसेप्ट होता है
और ये जो है हमारा जो है अप्लाई होता है जब हमारा बहुत ढेर सारे पार्टिकल सिस्टम में होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। अब बच्चों इसका बहुत ही खूबसूरत यूज होता है जब हमारा मास जो है, जो मास होता है वो एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड मास होता है, तब इसका बहुत ही खूबसूरत यूज होता है। अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने आपको क्या बताई, हमने बताई कि पॉइंट मास के लिए ये हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। लेकिन क्या होगा जब हमारा मास एक्सटेंडेड है, तब हमारा ये सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं और फिर उसके बाद हम आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हम इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास 4 पॉइंट मासेस हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ऐसे रखे हुए हैं, इसका डिस्टेंस है a, ये एक हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे हमारा जो है m m m m 4 पॉइंट मासेस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। तो हमको निकालना है कि फर्स्ट पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाकी 3 की वजह से वो कितना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाकी 3 मासेस की वजह से वो कितना है बच्चों, ये क्वेश्चन हमको करना है। और देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होगा, F फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, सेकेंड कहां पे है, ये है, ये हमारा निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों तो हो गया G, ठीक है, m1 हमारा m है, m2 भी m है और r है हमारा बच्चों a स्क्वायर। तो फोर्स आ गया हमारा इतना, ठीक है। फाइनली हमारा जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है G m स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये आ गया हमारा फोर्स। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, ठीक है। फिर वही फार्मूला लगेगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक। देखिए G तो हमारा G है, m1 m है, m1 m है, r कितना है, r देखिए कितना है बच्चों, r देखिए होगा ये डिस्टेंस होगी हमारी इस तरीके से और ये है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। तो फोर्स हमारा इस तरीके से लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2 और इसको मान लेते हैं F3, वो भी मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से फोर्सेस हो गए। तो देखिए हमारा क्या होगा, F फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड के कारण ये होगा। और यहां पर r जो है बच्चों ये डायगोनल की लेंथ होगी और स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ होती है a√2 साइड का √2। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे a√2 का स्क्वायर और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी Gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल, वो हमारा निकल के आएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। G है G, m1 है m और m डिवाइडेड बाई r है हमारा a स्क्वायर। इस तरीके से आ गया, तो हमारा ये आया इस तरीके से Gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फोर्स आ गया जिसको मैंने यहाँ पे F3 लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या निकलेगा, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ऑन m1। नेट फोर्स m1 क्या होगा बच्चों, वो होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 का जो है होगा वेक्टर सम। तो ये हो गया हमारा F12, ये हमारा हो गया बच्चों F13 और ये हो गया बच्चों हमारा F14। इनका निकलेगा वेक्टर सम और वही हमारा होगा नेट फोर्स, ठीक है। तो बच्चों हम इसको बहुत इजीली करने के लिए क्या कहते हैं, ये फोर्स और इस फोर्स का हम कर लेते हैं पहले वेक्टर सम, पहले इन दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन ये निकलेगा, ठीक है। ये हमारा 45 होगा, इनका डायरेक्शन ये निकलेगा और वो यहां आ जाएगा। तो
तो हमारा फोर्स ये वाला और ये वाला कौन सा हुआ, ये और ये हुआ, ठीक है। और देखिए ये F14 ये है, F14 ये है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, इसको हम इस तरीके से कर लें F1, तो आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। और इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगी हमारी GM स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू √2, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन हमको इसी के ऊपर इस डायरेक्शन में मिलेगी। अब हम निकालते हैं फाइनल एफ नेट। तो हम क्या करेंगे, फाइनल एफ नेट जो आएगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा F1 प्लस F13, ये आ जाएगा, इसका वेक्टर सम आएगा और इसका डायरेक्शन एक है तो एज इट इज ये जुड़ जाएगा और ये आएगा GM स्क्वायर बटे A स्क्वायर √2 प्लस F13 हमारा कितना है, F13 है ये, तो आएगा ये हमारा GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। और हमारा जो एफ नेट आएगा वो आएगा हमारा GM स्क्वायर बटे A स्क्वायर और ये आ गया √2 प्लस 1/2, ये बच्चों इसका होगा फाइनल आंसर, ठीक है, ये बच्चों होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन मैं पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं और फिर उसका सोल्यूशन भी रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है, कोई डाउट ना रहे। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड A है, हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और सबका मास इक्वल है m है, ये हमको गिवन है। हमको निकालना है कि जो फर्स्ट मास m है इसके ऊपर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बाकी तीन फोर्सेस की वजह से नेट कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने निकालना शुरू किया तो हमने पहले निकाला F12, ठीक है, F12 हमने निकाला जो कि है हमारा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से जो निकल रहा है फोर्स लग रहा है वो हमारा निकल गया। फिर हमने निकाला इस मास के ऊपर इसकी वजह से निकल रहा है फोर्स, वो हमारा जो है निकल गया है F13। फिर हमने निकाला कि इस मास के ऊपर इस मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या निकल गया, ये तीनों फोर्स हमने निकाल लिए और फिर उसका कर दिया वेक्टर सम। सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऐसे ऐसे लगा रहेगा चारों तरफ से, ये आ गया। और फिर उसका हमने वेक्टर सम किया, तो पहले वेक्टर सम हमने इन दोनों मासेस का किया क्योंकि ये 90 पे थे, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आया, तो जो रिजल्टेंट आया इन दो फोर्सेस का उसका जो है तीसरे वाले के साथ वेक्टर सम कर दिया, डायरेक्शन एक था, एंगल हो जाएगा 0, तो हमारा सम आएगा ये, जो कि फाइनल आंसर आ गया हमारा ये बच्चों हो गया क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक्स में बहुत दिए हुए हैं। क्या करता है कि कभी इसमें ट्रायंगल बना देगा, कभी मासेस 2m 3m कर देगा, इस टाइप से करता रहेगा, वो आप कर लोगे, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट मास का जो कंसेप्ट लगता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट लगता है बच्चों, वो हमारा लगता है एक्सटेंडेड मास पे, वो हमारा लगता है एक्सटेंडेड मास पे, ठीक है, कि हमारा एक्सटेंडेड मास पे किस तरीके से ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, डीसी पांडे जी के बुक में दे रखा है। अब चलिए मैं उसको करवाता हूं और देखिए किस तरीके से वो होगा, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, यहां पर एक हमको रॉड दे रखी है इस तरीके से, ये क्वेश्चन हमारा कि ये रॉड हमको दे रखी है, ठीक, और इस रॉड का जो मास है वो है कैपिटल M, ठीक है, लेंथ है टोटल L, ठीक है, और इस मास से कुछ दूरी पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास है M, और वो यहां से कितना दूरी है, ये सपोज करिए D डिस्टेंस पे वो यहां से रखा हुआ है, ठीक है, D डिस्टेंस पे वो यहां से रखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस पॉइंट मास M और इस रॉड के बीच में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना होगा ये हमको निकालना है। अब देखिए इसमें जो है हमारा पॉइंट मास का कंसेप्ट लगेगा और लगेगा कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, देखिए कैसे लगता है, ठीक है। अब यदि आप इसको कैसे करते हो, अगर आप इसको ऐसे करते हो, जो जनरली बात दिमाग में आ रही होगी उन बच्चों के जो सीरियसली जो है पढ़ाई कर रहे हैं
चाहे मेरे वीडियो से करें चाहे किसी और के वीडियो से, उनके दिमाग में जो बात आ रही होगी, बहुत ही क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास यहां लिया और सेंटर ऑफ मास हो गया L/2, तो दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई D + L/2। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो गया हमारा G(M) डिवाइडेड बाई D + L/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा हमारा 4Gm डिवाइडेड बाई 2D + L का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जनरली से बात आती है दिमाग में कि एक्सटेंडेड मास है तो हम इसका जो है इफेक्टिव मास यहां ले लेते हैं और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल करके हम कर लेते हैं सवाल। कुछ गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्वेश्चन करते हो तो ये आपका आंसर है गलत। ठीक है, ये आंसर है गलत, नंबर कट जाएंगे और आपको मिलेगा 0। क्यों गलत है पहले तो मैं बात बताता हूं और फिर जो है सही क्या है वो बताता हूं। देखिए, आपने इफेक्टिव मास यहां पे लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे इफेक्टिव मास हमारा बिल्कुल यही लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये लेकिन ये फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंसेप्ट हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी लीनियरली वैरी कर रही हो, लीनियरली वैरी कर रही हो। जैसे कि हमारा था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारा क्या होता है, वो होता था पोटेंशियल एनर्जी, यदि हम लिखें U बराबर होता था mgh, यानी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, उस कंडीशन में जो है हमारा एक कंसेप्ट लगता था कि जितना एक मास इधर हुआ एक मास इधर हुआ, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म हो गया। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि किसी भी चीज के उसमें लीनियरली वैरी कर रही हो तो हमारा ये कंसेप्ट लग जाएगा कि सेंटर ऑफ मास पे इफेक्टिव वैल्यू हम ले लेंगे। यहां पर फोर्स बच्चों है, फोर्स जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स में स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स। मतलब क्या हुआ कि एक मास हमारा यहां पे इस तरीके से होगा, इसका डिस्टेंस कुछ और है। अब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हमने निकाला F, उसमें हम यहां वाले का जोड़ेंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यहां पे जो है इसका अलग होगा। इस तरीके से हर एक पॉइंट मास का अलग अलग होगा और उसको हम आपस में जब जोड़ेंगे तो इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो है हमारा जो है ये कंसेप्ट नहीं लग पाएगा इसमें कि हम जो है पूरे मास को सेंटर ऑफ मास में मान करके डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, इसी वजह से कंसेप्ट नहीं लगेगा और इसीलिए क्वेश्चन इस टाइप के बहुत से बनते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो इसीलिए सारा हमारा हो जाता है गलत। ठीक है, इसीलिए हमारा हो जाता है गलत। अब सही क्या है? ठीक है, सही क्या है बच्चों, देखिए क्या है कि ये एक पॉइंट मास हमको दे रखा है। ठीक है, अब इसको ये रॉड भी हमारा बहुत ढेर सारे पॉइंट मास से मिलकर के बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हर एक पॉइंट मास का निकालेंगे इस पॉइंट मास से जिस इससे फोर्स। ठीक है, सपोज करिए एक पॉइंट मास यहाँ पे, दूसरा यहाँ है, इस तरीके से तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, पूरे रॉड में हमारे पॉइंट मास है। अब उस सारे एक एक पॉइंट मास का इस पॉइंट मास के साथ हम निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फिर उसका कर देंगे हम वेक्टर सम, हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझ लीजिए फिर से, ये हमारा जो रॉड है ये बहुत ढेर सारे पॉइंट मासेस के साथ मिलकर के बना हुआ है। अब क्या होता है कि इन सारे पॉइंट मासेस को हम ब्रेक करेंगे और हर एक पॉइंट मास का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे इस पॉइंट मास के साथ और फिर वो जो भी फोर्स आएगा उसमें हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सारे जो है फोर्सेस को उठा करके हम जोड़ देंगे और इस तरीके से जो है हमारा निकल के आ जाएगा कि हमारा जो है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना है। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा बच्चों, ये कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा, ये पूरी तरीके से है गलत। ठीक है, ये पूरी तरीके से है गलत। अब देखिए हम ये कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी लेंथ L है, हमने क्या किया, ये यहां से D है। ठीक है, यहां से D है, हमने क्या किया कि यहां से जो है
x डिस्टेंस पे, यहां से हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx एलिमेंट पॉइंट मास ले लिया जिसका मास है हमारा dm, ठीक है, dm। अब हम जो है इसके और इसके बीच का एक निकाल लेंगे फोर्स। फोर्स हमारा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही रहेगा। अब ये छोटा पॉइंट मास है, ये भी छोटा पॉइंट मास है, तो इनके बीच में जो है छोटा सा फोर्स लगेगा, उसको हम डीएफ कंसीडर कर लेते हैं और वो हो जाएगा हमारा जी डीएम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से ये निकल करके आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो डीएम की वैल्यू निकालेंगे कि कितना है, क्योंकि इसका पूरा मास हमको दे रखा है और एल दे रखा है, ठीक है। इस छोटे से dx की जो dm होगी वो हमको नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे और फिर पूरे जो सिस्टम के कारण जो नेट फोर्स होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, dm सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए l लेंथ के ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m, यूनिट लेंथ के ऊपर जो मास है वो है m/l, और dx लेंथ के ऊपर जो मास है वो है m/l इंटू dx। ये कंसेप्ट मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करवा चुका हूं और जो है सेंटर ऑफ मास में भी ये खूब हम लोगों ने किया है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। और यही बच्चों होगा हमारा dm, ठीक है। dx का जो मास है वो हमारा होगा dm, ये हो गई हमारी लीनियर मास डेंसिटी, ठीक। अब हम इसको यहां पे रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आ गया gm, ठीक है, और ये हमारा आ गया m/l इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी df की वैल्यू। अब देखिए हमें निकालना है नेट फोर्स, तो वो बच्चों होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक, और ये हमारा निकल के आएगा gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई l, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा निकल के आया। अब हम इसको प्रॉपर लिमिट में रख करके इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा नेट फोर्स निकल आएगा ड्यू टू दिस रॉड ऑन दिस पॉइंट मास, ठीक है, ड्यू टू दिस होल रॉड ऑन दिस पॉइंट मास। और देखिए क्या निकल के आता है हमारा, वो आएगा हमारा, अब देखिए इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट कहां से रखेंगे, हमने x यहां पे लिया और इस रॉड के लिए x देखिए कहां से शुरू हो रहा है, d से लेकर के L प्लस डी, मतलब यहां से देखें तो ये इस वाले जो इस कॉर्नर पे जो मास है उसकी डिस्टेंस हो गई d, और जो इस कॉर्नर पे मास है उसकी डिस्टेंस हो गई L प्लस डी। तो हमारा जो रेंज होगी वो होगी d से लेकर के L प्लस डी, इस तरीके से हमारी होगी रेंज लिमिट की, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई L, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/x, और रेंज जो आ रही है हमारी वो आ रही है d से L प्लस डी। ये हमारा इस तरीके से निकल के आया और ये होगा बच्चों हमारा F नेट, ये होगा बच्चों हमारा F नेट। इसको जरा सॉल्व करता हूं मैं और फिर देखता हूं कि क्या हमारा निकल के आता है, ठीक है, क्या हमारा निकल के आता है उस चीज को देखते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, F नेट जो आया वो आया हमारा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई L और -1/L प्लस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/d, ये हमारा आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा gmm/L, ठीक है, और ये आएगा हमारा -d, ठीक है, -d प्लस L प्लस डी, ये आ गया इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा dL प्लस डी, ये आ गया, ठीक है। देखिए d से d कट जाएगा, हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है gmm डिवाइडेड बाई L इंटू L अपॉन dL प्लस डी, इस तरीके से आ रहा है, L से L कट गया और फाइनल जो F नेट आएगा बच्चों वो आएगा हमारा gmm डिवाइडेड बाई dL प्लस डी। तो बच्चों ये हमारा होगा नेट फोर्स ड्यू टू दिस रॉड ऑन दिस पॉइंट मास, ठीक है। यहां पर
ये कंसेप्ट लगा करके हम जो है किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी द्वारा नेट ग्रेविटेशन फोर्स किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी द्वारा नेट ग्रेविटेशन फोर्स हम किसी भी बॉडी पे निकाल सकते हैं। हमने क्या किया कि इस पूरे रॉड को छोटे छोटे पॉइंट मास में हमने डिवाइड कर लिया और उस पॉइंट मास का हमने जो है इस पॉइंट मास से निकाल लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत छोटा है, डीएफ लिया हमने। और फिर पूरे का निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट देख ली, कोई भी लिमिट हो सकती है, अलग अलग बॉडीज के लिए लिमिट हमारी अलग अलग बनेगी। इस बॉडी के लिए ये बनी थी और फिर इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरीके के क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारी पहली बॉडी थी जो कि एक्सटेंडेड मास की थी, पहली बॉडी थी ये। अभी देखिए ऐसी तमाम बॉडी हैं जो एक्सटेंडेड मास की है, ठीक है, और उसमें जो है हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो उसमें कुछ बॉडी हमारी होती हैं, वो इस टाइप की होती हैं। जैसे एक तो होता है हमारा सेमी सर्कुलर रिंग कि यहाँ पे इसके सेंटर में निकालिए, और एक होता है कि ये हमारा इस तरीके से बना रहा है थीटा, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे निकालिए, इसका मास m है, लेंथ हमारी ये r है, तो कितना होगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगा नया मेथड करने के लिए, जिसमें हम बताएंगे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड के कंसेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कर हम जो है इस मेथड से भी सकते हैं, कर हम उस मेथड से भी सकते हैं, जो मेथड हमको पसंद आएगा वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूं और आज का वीडियो जो है हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और ये किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, उसकी एक छोटी से छोटी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ ग्रेविटेशन के। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।